गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत। इसका जो भाग 1 है वो है मंडलीय वंशागति। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने के पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे व्यक्ति जब बबूल का पौधा लगाता है तो क्या उम्मीद करता है, उसे आम मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? बबूल ही मिलेगा। तो आज से 8 से 10 हज़ार ईसा पूर्व पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्हें ये बात पता थी कि इस विभिन्नता और वंशागत के पीछे कुछ लैंगिक जनन जिम्मेदार है। उन्हें अंदाज़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका ज्ञान नहीं था। इसके वैज्ञानिक कारण के बारे में उन्हें मालूम नहीं था, जिसे हम आज आपको बताने चल रहे हैं। जेनेटिक्स चैप्टर को यदि आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें ABCD जानना ज़रूरी होता है, वैसे हम साइंस के किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो उसमें यूज होने वाले जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, पहले उनको समझना हमें ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी बात के लिए, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो टर्म है वो है वंशागत या आनुवांशिक लक्षण। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी कैरेक्टर और आनुवांशिक लक्षण को जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक, यहाँ हम आपको बता दें कि आपको इंग्लिश में कैरेक्टर का अगर ये अर्थ देखें तो चरित्र होगा, लेकिन जब हम बायोलॉजी में देखेंगे तो लक्षण। ठीक है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे, तो जब भी हम कैरेक्टर शब्द बोलेंगे तो आप इसका अर्थ लक्षण से ही समझेंगे। ठीक, ये क्या होते हैं कि जीवों के वो सब लक्षण, सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे सारे लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते, जो अगली पीढ़ी में लक्षण जाते हैं वही आनुवांशिक कहलाएंगे। जैसे यदि कोई पहलवान है तो अपने बच्चे को अपनी लंबाई तो दे सकता है, क्योंकि वो आनुवांशिक लक्षण है, लेकिन उसकी जो मसल्स होती है, मजबूत मांसपेशियां होती हैं, वो अपने बच्चे को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये उपार्जित लक्षण है, जो अभ्यास से उसने अर्जित किया है। जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो आगे की पीढ़ी में नहीं जाते। जैसे कि हम ज्ञानार्जन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस ज्ञानार्जन का लाभ तब तक नहीं पाते जब तक वो स्वयं ज्ञानार्जन नहीं करते हैं। जैसे कि यदि तैयारी उसका पिता करता और IAS उसका बच्चा होता, लेकिन ये संभव नहीं है। दूसरी बात, आनुवांशिकता या वंशागति, ये भी इस यूनिट में बहुत यूज़ होगा। जैसा कि हम जानते हैं, आनुवंशिकता को हेरिडिटी और वंशागति को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ वंशागति और वंशागति में मात्र छोटी ई की मात्रा का अंतर है। इंग्लिश में दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों की मीनिंग भी अलग है। यहाँ यदि हम ये जानना चाहें कि आनुवंशिकता या वंशागत क्या होता है, तो आनुवंशिक लक्षणों के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं या वंशागति कहेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। इसमें आनुवंशिक लक्षण जो है वो संचित है, जो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि तो आनुवंशिक लक्षण में होता है, लेकिन नहीं। जो विषम परिस्थितियों में स्पोर बनाते हैं उनमें कैसे जाता है? तो यही प्रक्रिया होती है, जिनको हम आनुवंशिकता या वंशागत कहते हैं। ठीक है, इसमें आनुवंशिक लक्षण में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाते हैं
उन्हीं को हम वंशागति कहते हैं। ठीक है, इसको हमें नहीं भूलना। ये एक क्या है, प्रक्रिया है। इसके बाद बात करेंगे विविधता, भिन्नता की। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो कि आपको किसी ने कहा कि आप फला के लड़के हैं क्या, मतलब आपका और आपके पिता में समान था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपके पिता का नाम लेके क्या आप वही हैं, मतलब इतने आप समान भी नहीं हैं, थोड़ी सी विभिन्नता भी है। तो देखिए भिन्नता क्या है, संतानें अपने जनकों से पूर्णतः समान नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, वो एकदम से भिन्न भी नहीं होती। दोनों बातें, समान भी नहीं और भिन्न भी नहीं। पूरे विश्व की यदि बात करें तो मनुष्यों की आबादी अरबों है और आइडियल रूप से कोई भी मनुष्य एक दूसरे से 100% नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विभिन्नता है। विभिन्नता का लाभ क्या है? विभिन्नता के कारण ही नई जीव जातियों की उत्पत्ति हुई। अब आप सोचिए कि आप ज़रूर सुने होंगे, उम्मीद करते हैं कि जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, सुना ज़रूर होता कि मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ। तो आपको क्या लगता है कि किसी दिन शाम को बंदर खा पी के आराम से सोया और सुबह हुआ तो आदमी हो गया? तो क्या ऐसा? नहीं, नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो विभिन्नताएं होती हैं सॉरी, ये संचित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी तक एक नई जीवजात बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस समय के सारा बंदर आज का मनुष्य हो गया। बंदर की वो जातियाँ आज भी कंटिन्यूस होके हमें यदा कदा देखने को मिलती हैं। उनकी सारे बंदर एक जैसे नहीं होंगे, उनकी कुछ जातियों में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ और वही संचित होते होते नई पीढ़ी में आ गया, बिल्कुल अलग जीवजात। ठीक, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई बात अगर हमें समझनी है साइंस में तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तथ्यों को जानना तभी संभव होगा। यहाँ पे सारे तथ्य हमने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लें जो एग्ज़ाम में आते हैं, सीधे संपर्क करते हैं। दूसरी बात है आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। ये क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशागति यानी कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, उसको भी और विविधता यानी कि वेरिएशंस, दोनों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम आनुवंशिकी कहेंगे, यानी कि जेनेटिक्स। इसको हिंदी में हम जननकी भी कहते हैं। यद्यपि हमारे पूर्वजों को वंशागति और उसकी विविधता का ज्ञान था, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारणों से वो अपरिचित थे। सर्वप्रथम 19वीं सदी के मध्य में ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने उद्यान मंडल, ध्यान रहे कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है और ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसन सटाइवम है। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए इसको चुना था और उद्यान मंडल पर उन्होंने 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। 1856 से लेके 1863 तक, और मटर के 7 लक्षण को, 7 हम 7 को कई बार रिपीट कर रहे हैं ताकि याद रहे। 7 वर्षों तक 7 लक्षणों के साथ, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन्होंने लगातार हफ्ते के 7 दिनों प्रयोग किए, संकरण के प्रयोग किए, हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए,
और यही नहीं, मेंडल साहब ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का भी प्रयोग किया था। उन्हें जो निष्कर्ष मिला, जो सीड्स मिले, वो बड़ी मेहनत का काम था। मेंडल साहब के पहले ये काम किसी ने नहीं किया था और उन्होंने हवा में निष्कर्ष नहीं निकाले, सारे उनके निष्कर्ष स्टैटिस्टिकल से, मैथमेटिकल से। आज भी किए जाएं तो वो निष्कर्ष वैसे ही निकलेंगे। इसको कोई भी प्रयोग करे, रिजल्ट आपको वही मिलेगा और तभी वो मान्य होगा, वैलिड होगा। मेंडल साहब ने सबसे पहले इस प्रयोग को करके आनुवंशिकता के तरफ एक बहुत ही ठोस नियम दिए, जो उस सिद्धांत के रूप में परिणित हुआ, एक सिद्धांत दिए कह सकते हैं। और यही कारण है कि उन्हें सम्मान में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा गया। उन्होंने क्या किया, मटर के 7 लक्षणों को चुना था, कंट्रास्टिंग लक्षणों को चुना था। वह लक्षण कौन से हैं? आज को आपको यदि याद रखना है तो आपको बहुत आसान तरीका बताते हैं। इमेजिन करिए, हम मटर को बोते हैं और बोने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हम हमारे साथ चलिए, हम आपको 7 लक्षण बता चल रहे हैं कि कैसे आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। मटर को हम सबसे पहले जब बोएंगे तो वो लंबाई में वृद्धि करेगा। अब आप देखें कि सीरियल नंबर में 7, कैरेक्टर मीन्स लक्षण, और एक जो लक्षण की बात करते हैं तो एक होगा प्रबल, एक अप्रबल। जो पहले लिखा है सारे के सारे प्रबल लक्षण होंगे और जो दूसरी साइड लिखा है वो अप्रबल लक्षण होंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये लक्षण उन्होंने चुने, कौन कौन से लक्षण उन्होंने चुने। तो सबसे पहले जब हम मटर को बोते हैं तो वो लंबाई में वृद्धि करता है। तो पहला लक्षण उन्होंने लिया स्टेम हाइट, यानी कि पौधे की लंबाई। अब लंबाई में 2 लक्षण हो गए, या तो पौधा लंबा होगा और या तो बौना होगा, मतलब ड्वार्फ। इसके बाद जब पौधा लंबाई में थोड़ा बढ़ेगा तो उसमें फूल आएंगे। तो फूल से संबंधित 2 लक्षण हैं, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का कलर, अब देखिए फूल, उसके बाद फूल आया, फूल में 2 लक्षण, फ्लावर का कलर क्या है और फ्लावर की पोजीशन क्या है। कलर में जो डोमिनेंट कलेक्टर हैं, जो प्रभावी लक्षण हैं, वो हैं वायलेट यानी कि बैगनी, और जो अप्रभावी पुष्प का लक्षण है वो है वाइट। इसी के साथ फ्लावर की पोजीशन, चाहे वो एक्सियल और टर्मिनल हो, अक्ष क्या होता है, कोई भी शाखा होती है जो उसकी पत्तियां निकलती हैं तो उसके जो बीज का, यहाँ देखिए उसके जो बीज का जगह होगा ये अक्ष होगा। यहीं पे जो कर्णिका या फूल होगा उसी को हम एक्सियल कहते हैं। तो ये हो गया अक्षीय और ये हो गया अग्रज। गांव में एक मटर का पौधा होता है, उसको झुकपहिया भी कहते हैं। उसमें सारे मटर के जो पार्ट्स होते हैं ऊपर ही होते हैं, तो वो टर्मिनल होंगे, मतलब अप्रभावी लक्षण होंगे। इसके बाद जब पुष्प के बाद फली का विकास होता है, फली के बाद जिसको हम पॉड कहेंगे, इसके 2 लक्षण होते हैं। फली में भी 2 लक्षण, क्या क्या, पॉड, मटर की फली को हम पॉड बोलते हैं, जिसमें इसका कलर और शेप, मतलब उसका आकार और कलर दोनों पे बात की गई। मतलब फ्लावर का कलर, पॉट का कलर, ठीक है, दोनों का कलर। फ्लावर के बाद किसका विकास होगा, पॉड, मतलब फली, जिसको हम लोग गांव में छीमी कहते हैं, मटर की छीमी, उसको हम पॉड कहते हैं। इसका मतलब सीप, जो 2 प्रकार का होता है, एक इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई, एनकरेटेड मतलब पिचकी हुई। जो फूली हुई होती हैं उसमें हम दाने नहीं बाहर से गिर सकते, लेकिन जो पचके हैं उसके हम दाने गिन सकते हैं, ये कॉन्स्ट्रक्टेड होती हैं। पॉट कलर ज़्यादातर हम लोग मटर की फली को हम हरे रंग का देखते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि
हम इसके साथ ग्रीन के साथ कुछ मटर की फलियां येलो भी होती हैं। येलो अप्रभावी लक्षण है, ग्रीन पॉड एक प्रभावी लक्षण है। अब पॉड यानी कि फली को जब हम खोलेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? सीड मिलेगा। तो सीड से दो कैरेक्टर, सीड से कितने कैरेक्टर लिए? दो लक्षण, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप मटर राउंड कलर, राउंड शेप यानी कि गोल, ठीक। और कलर क्या होगा? ग्रीन। और रिंकल मतलब झुर्रीदार, मतलब मटर दो शेप हो सकता है, या तो गोल या तो झुर्रीदार। जब हम उसका छिलका हटाएंगे तो उसके अंदर जो मिलेगा तो उसका कलर क्या होगा? यानी कि सीड कलर येलो होगा या ग्रीन। कैसा होगा? येलो होगा या ग्रीन। तो येलो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन इसका अप्रभावी लक्षण होगा, ठीक। इसके बाद उन्होंने एक जीन संकरण की बात करी। बाद में कारक कहा था, आज हम इसको जीन कहते हैं, जिसमें उन्होंने संकरण कराया था। जैसे कि सबसे पहले ही लक्षण को हम लेते हैं, हालांकि ये जो सातों लक्षण हैं ये सातों लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए एक ही लक्षण लेते हैं, समय अभाव का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो स्टेम हाइट मतलब पौधे की लंबाई, मतलब कि जब हम कोई प्लांट लेते हैं तो एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, मतलब एक टाल और एक डॉर्फ, ठीक। यहाँ पर हमने वाइट और रेड कलर का दिखाया है। यहाँ पर एक लंबे पौधे में और एक बौने पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि इससे यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था। तो इसको इमेस्कुलेशन कहते हैं, यही क्वेश्चन भी था शायद। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका पुंकेसर हटा देते हैं, तो इससे नर पुंकेसर से परागकण इस पर डाल देते हैं। तो देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सारे के सारे क्या हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए, टॉल। अब ऐसा नहीं है कि आपको याद रखने के लिए दिमाग पे जोर लगा रहे कि इसका पुंकेसर हटाया और इस पे डाला ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसकी जस्ट उल्टा, इसका भी पुंकेसर हटा के इसका भी हम परागकण इस पे ले आएंगे, मतलब पीढ़ी जिसको हम फिलियल बोलते हैं, यानी कि प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में सबके सब लंबे पौधे प्राप्त होंगे 100%, लेकिन ये सारे क्या होंगे? इन सब के साथ एक डोमिनेंट जीन था, तो इसी वजह से सभी हमें 100% डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा, लेकिन ये सब संकर थे, हाइब्रिड थे, जो हमें आसानी से दिख गए। तो पता कैसे चला? पता चला इनकी अगली पीढ़ी यानी कि F2 जनरेशन। क्या हुआ कि F2 जनरेशन में जब F1 के प्राप्त सीड में, ध्यान रहे, स्वपरागण कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। अभी तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था, लेकिन अब अगली पीढ़ी में हम F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वपरागण करा रहे हैं। तो उससे प्राप्त पौधों का जब हम एनालिसिस देखें किया गया था तो उसमें दो तरह की बातें आई थी, फिनोटाइप और 3:1, यानी कि 3 लंबे और 1 बौना। जबकि इसका जो जीनोटाइप था वो 1:2:1, यानी कि एक शुद्ध लंबा कैपिटल T और 2 संकर लंबे कैपिटल T स्मॉल t और एक बौना TT प्राप्त हुआ था।
बौने हमेशा शुद्ध होते हैं। कहने का मतलब कि जो भी बौने प्रकार के इस लक्षण वाले होंगे वो हमेशा शुद्ध होंगे, क्योंकि यदि उनके साथ कोई भी हाइब्रिड तो ये एकदम दिमाग में रखिए कि इसमें 3 बातें आएंगी, होमोजाइगस, डोमिनेंट और होमोजाइगस हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस जाइगस और होमोजाइगस। ठीक, होमो डोमिनेंट की जब बात करें, जिसमें हम कैपिटल टी की बात करते हैं, ये क्या है? रिसेसिव है, स्मॉल टी। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हेट्रो हैं। होमो होता है समान और हेट्रो होता है असमान, यानी कि कैपिटल टी के साथ यहाँ पर स्मॉल टी है। तो अगली पीढ़ी में हम फिनोटाइप यानी दिखाई देने वाले लक्षण के आधार पर इन लंबे और एक बौने पौधों का बात करेंगे। लेकिन इनका जो रेशियो मिला जीनोटाइप के आधार पर, एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक बौना पौधा, जो पहले हम जानते हैं कि शुद्ध होते हैं। अब देखिए, खास बात ये है कि रेसेसिव कैरेक्टर यानी कि अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करने में कई बातें आती हैं। यहाँ पे जीनोटाइप की भी कोई समस्या नहीं आती हैं, लेकिन जो प्रभावी लक्षण के जीन होते हैं, कारक होते हैं, उनमें 2 बातें संभव हैं। वह शुद्ध प्रभावी लक्षण के साथ हैं या संकर प्रभावी के साथ, इस बात को देखना है। और अगर इस बात को हमें पता करना है, जैसे देखें ये शुद्ध लंबा है, तो अगर हम इसमें स्वपरागण कराएंगे तो चाहे जितनी बार कराएंगे ये लंबा ही मिलेगा, क्योंकि ये शुद्ध लंबा है। ये बौना है, इसमें शुद्ध हमेशा रहता है, जैसे अभी हमने बताया, ये हमेशा शुद्ध ही होता है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें जब स्वपरागण कराएंगे तो हमेशा पौधे बौने ही मिलेंगे। लेकिन अगली पीढ़ी में अगर हमको मिल रहे हैं तो यहाँ पर ही हमको संकर लंबे मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबाई में 2 बातें हो गई, शुद्ध लंबा, संकर लंबा। अब इसका पता कैसे चले कि ये शुद्ध लंबा है कि संकर लंबा है? तो इसी के लिए मेंडल ने तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं उनका कई क्रॉस कराया, उनका टेस्ट करने के लिए कि संकर लंबा था या शुद्ध लंबा था, या शुद्ध प्रभावी है या संकर प्रभावी लक्षण है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने पेरेंट्स से क्रॉस कराया, क्योंकि इसमें तो कन्फ्यूजन है कि प्रोसेसिव कैरेक्टर में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फिलहाल। डोमिनेंट में कन्फ्यूज़न है। डोमिनेंट कैरेक्टर के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो इसी को बैक क्रॉस कहते हैं, पीछे। या जब हम टेस्ट करते हैं कि ये डोमिनेंट है या हाइब्रिड है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम